14 दिनों तक ही रोक सकती है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का संसद टीवी में। मैं हूं आपके साथ अमृता चौटिया। देश देशांतर में आज हम बात करेंगे कोरोना महामारी नियंत्रण और प्रबंधन। देश में कोरोना का कहर जारी है। संक्रमण के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 24 घंटे में भारत में कोरोना के 3,23,000 से ज्यादा केसेस जो है वो सामने आए हैं। महामारी से 2,771 जान गई है, लेकिन इसी बीच अच्छी खबर यह है कि 2,51,000 से ज्यादा जो लोग हैं वो कोरोना से ठीक होकर अस्पतालों से डिस्चार्ज हुए। और इसी बीच केंद्र सरकार ने जनता से यह अपील की है कि वो महामारी से लड़ाई में एक दूसरे का साथ दें, कोविड प्रोटोकॉल का सख्ती से पालन करें, बेवजह की अफवाहों से दूर रहें और अपनी बारी आने पर वैक्सीन जो है जरूर लगवाएं। सरकार ने लोगों को यह आश्वस्त भी किया है कि चिकित्सीय ऑक्सीजन की सप्लाई संबंधी दिक्कतों को जो दूर करने की सरकार लगातार कोशिश कर रही है। मेडिकल ऑक्सीजन का उत्पादन जो है वो बढ़ाया गया है। गृह मंत्रालय ने जानकारी दी है कि मौजूदा वक्त में हमारी जो ऑक्सीजन उत्पादन की क्षमता है वो 7,259 टन है और 24 अप्रैल को 9,103 टन ऑक्सीजन का उत्पादन हुआ है। सरकार ने कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित विभिन्न समस्याओं की समाधान के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूह भी बनाए हैं। अधिकार प्राप्त समूह 3 जिसकी अध्यक्षता सीईओ नीति आयोग कर रही हैं और कोविड-19 के खिलाफ गतिविधियों के लिए निजी क्षेत्र, गैर सरकारी संगठनों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के साथ समन्वय की जो है उनको जिम्मेदारी जो है इस अधिकार प्राप्त समूह को सौंपी गई है। तो देश देशांतर में आज हम अपने खास मेहमानों से ये समझेंगे कि कोरोना महामारी नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर जो 3 बातें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं, कंटेनमेंट जोन, साथ ही क्लिनिकल मैनेजमेंट, महामारी के दौरान इनकी कितनी बड़ी भूमिका है। इसके साथ ही ये समझेंगे कि कोरोना को हराने के लिए जन भागीदारी या सामुदायिक सहभागिता जो है वो कितनी जरूरी है। कोरोना महामारी नियंत्रण और प्रबंधन को लेकर सरकार क्या कदम उठा रही है और महामारी के इस दौर में आपकी और हमारी जिम्मेदारी क्या है। तो आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले मैं अपने मेहमानों से आपका परिचय करवा दूं। डॉक्टर अनंत मोहन है मेरे साथ, प्रोफेसर है, आप हेड है साथ ही डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन एंड स्लीप डिसऑर्डर, एम्स नई दिल्ली। सर बहुत स्वागत है आपका। साथ ही मेरे साथ है डॉक्टर राणा AK सिंह, आप मेडिकल सुपरिटेंडेंट हैं, साथ ही आप डायरेक्टर हैं ABVIMS। इसके अलावा आप डॉक्टर हैं RML हॉस्पिटल नई दिल्ली। आप दोनों का बहुत स्वागत। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। कोरोना महामारी नियंत्रण और प्रबंधन, जो 3 चीजें सर बेहद अहम हो जाती हैं, कंटेनमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट और सामुदायिक सहभागिता। हम एक एक करके इस पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले डॉक्टर अनंत मोहन, मैं आपका रुख करना चाहूंगी और बात सबसे पहले कंटेनमेंट जोन की। जब महामारी की बात होती है तो कंटेनमेंट जोन को हम कैसे परिभाषित करते हैं और महामारी के दौरान ये कितना महत्वपूर्ण हो जाता है। और कल ही स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर गाइडलाइंस जारी की हैं। हम ये भी जानना चाहेंगे कि वो गाइडलाइंस क्या है, उसमें किन बातों का जिक्र है। देखिए, कंटेनमेंट का जो कॉन्सेप्ट है ये शुरू से ही है, क्योंकि जब एक महामारी आती है तो उसको कंट्रोल करने के लिए अलग अलग किस्म की स्ट्रैटेजीज बनाई जाती हैं। उनमें से एक है कंटेनमेंट, एक होती है टेस्टिंग और एक होती है ट्रैकिंग। कंटेनमेंट होता है कि जिस एरिया में एक क्लस्टर या ऐसे दिख रहा है कि या नॉर्मल से ज्यादा केसेस हो रहे हैं तो उस एरिया को सील ऑफ कर दिया जाता है या कॉर्डन ऑफ कर दिया जाता है, ताकि जो उस एरिया के लोग हैं जो आपस में हो सकता है उनमें भी इन्फेक्शन एक दूसरे से ट्रांसमिट हुआ हो, ना भी पता चला हो, तो वो लोग उस एरिया से बाहर निकल के ना जाएं और कॉन्सिक्वेंटली और किसी को ना फैलाएं। तो ये कंटेनमेंट का कॉन्सेप्ट ये होता है। तो इसकी परिभाषा अलग अलग तरीके से दी जाती है। यहाँ पर तो ऐसा है कि 10% से ऊपर, अगर ऐसा लग रहा है 10% से ऊपर पॉपुलेशन, उस एरिया की पॉपुलेशन का को इन्फेक्शन है, तो उसको कंटेनमेंट जोन में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो ये कंटेनमेंट जोन भी डिफाइन अलग अलग तरीके से है, उसका साइज अलग हो सकता है। एक छोटा सा हाउसिंग सोसाइटी को भी कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है या एक कॉलोनी को कंटेनमेंट जोन बनाया जा सकता है। आइडिया इसका ये है कि उस एरिया के लोग, जहाँ क्लस्टर हो गया अचानक,
तो उसको वहां से बाहर निकल के औरों में फैलने से रोका जाए। जी जी। डॉक्टर राणा, मैं आपसे समझना चाहूंगी, जैसा कि डॉक्टर अनंत ने बताया कि कंटेनमेंट जोन दरअसल क्या है और महामारी के दौर में किस तरीके से कंटेनमेंट जोन जो है वो निर्धारित किए जाते हैं, कितना महत्वपूर्ण है कंटेनमेंट जोन का होना। स्वास्थ्य मंत्रालय ने इसे लेकर कल गाइडलाइंस भी जारी किए हैं कि किसी क्षेत्र में अगर 10% से ज्यादा केसेस हैं तो उसे कंटेनमेंट जोन जो है वो घोषित किया जाए। इसके अलावा वहां पे नाइट कर्फ्यू की भी बात हेल्थ मिनिस्ट्री ने की है, तमाम गाइडलाइंस जारी की हैं। मैं जानना चाहूंगी, आप बताएं कि महामारी के दौर में कंटेनमेंट जोन की भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है। देखिए, ये जो हम लोग कंटेनमेंट जोन की बात कर रहे हैं, अब इसके ना कई रूप हैं। जितना ये है सारा मूवमेंट रेस्ट्रिक्शन, मतलब एक आदमी एक जगह से दूसरी जगह नहीं जाए, मतलब वो आदमी जो कोरोना से संक्रमित है। अब इसका लार्जेस्ट स्केल से हम लोग पिछले साल गुजर चुके हैं लॉकडाउन से। वो लॉकडाउन जो था वो क्या है, वो सबसे बृहद रूप है इस कंटेनमेंट का। लेकिन जितना बृहद रूप में और जितने बड़े स्तर पे आप लोगों की आवाजाही रोकेंगे, उसके साथ साथ समस्याएं आती हैं। इकोनॉमी है, एम्प्लॉयमेंट है, बड़ी सारी चीजें हैं। तो उसी का जैसे जैसे छोटा रूप करते जाएंगे, तो उसी में कंटेनमेंट जोन आ गया। इसका है कि एक निश्चित एक छोटे से ग्रुप को, एक छोटे से मतलब समुदाय को या लोगों को आप एक जगह से उनको मूवमेंट को रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं। तो जो बहुत बड़ा इम्पैक्ट है जो मूवमेंट ना होने का, जैसे इकोनॉमी हो गया, एम्प्लॉयमेंट हो गया, उससे हम लोग अछूते रह जाते हैं। और जो बेसिक जो जरूरत है कि अगर हमें कोरोना है तो हम दूसरे को नहीं फैलाएं, तो हम जितना मूवमेंट करेंगे, मान लीजिए कि मैं जिस मोहल्ले में रहता हूं, अगर मैं कोरोना से संक्रमित हूं और मैं अपने घर में रह जाता हूं, घर वालों को भी मैं बचा के रखता हूं, तो आप देखिए कि हो सकता है कि हम मोहल्ले वाले को भी नहीं फैलाएं। लेकिन अगर हम उस मोहल्ले से बाहर नहीं निकलते हैं तो एक बात तय है कि पर हम इसको दूसरे मोहल्ले में, शहर के दूसरे हिस्से में वहां तक नहीं पहुंचाएंगे। तो इसीलिए ये जो कंटेनमेंट जोन है, जितना माइक्रो लेवल पे, जितने छोटे लेवल पे करेंगे तो असर वही होगा, लेकिन असुविधाएं, दिक्कतें, इकोनॉमिक रिपरकशंस, एम्प्लॉयमेंट, इन सब चीज से हम बच जाते हैं। जी, तो आपका कहना है कि जितना माइक्रो लेवल पे होगा वो उतना अच्छा होगा। हमने देखा है कि कई देशों में जो दूसरे देश हैं वहां पर ये सफल भी रहा है, क्योंकि बहुत ही छोटे स्तर पर माइक्रो लेवल पर कंटेनमेंट जोन बनाए गए और उसका फायदा देखने को मिला है। जो महामारी की चेन है उसको तोड़ने में मदद मिली है। डॉक्टर अनंत, अब हम कंटेनमेंट जोन की बात रुख कर लेते हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट का। महामारी का जो दौर है, हम देख रहे हैं जो आवश्यक चिकित्सा की सामग्रियां हैं, खासकर हम देख रहे हैं कि देश में इस समय ऑक्सीजन अस्पतालों में उसकी कमी, उसकी किल्लत को लेकर लोग परेशान हैं, जबकि सरकार लगातार ये कह रही है कि ऑक्सीजन की उपलब्धता में कहीं कमी नहीं है। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया कि 7,000 से ज्यादा टन हमारी उत्पादन क्षमता है और 24 अप्रैल को ये जो उत्पादन है वो 9,000 से ज्यादा हुआ है, यानी कि उपलब्धता है। तो ये जो पूरा मैनेजमेंट है, क्लिनिकल मैनेजमेंट, इसको आप कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी को लेकर या किल्लत को लेकर जो बात सामने आ रही है वो भी क्या इसी मैनेजमेंट का पार्ट है, और ये दुरुस्त हो तो शायद इससे काफी हद तक पार पाया जा सकता है इस समस्या से भी। जी हाँ, तो क्लिनिकल मैनेजमेंट बहुत ही इम्पोर्टेंट है इसमें। हालांकि ये हमको याद रखना चाहिए कि लगभग 80% जो मरीज हैं उनको को बहुत एक्टिव क्लिनिकल मैनेजमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ती। वो माइल्ड डिजीज होती हैं और उनको सिर्फ सपोर्टिव केयर के साथ वो अपने आप ठीक भी हो जाते हैं। तो ज़्यादा ज़रूरत होती है वो 15-20% लोगों को जिनको डिजीज मॉडरेट या सीवियर लेवल का होता है। और इस वक्त हालांकि बहुत सारी दवाइयाँ ट्राई करी गई, लेकिन अल्टीमेटली हमारे पास सिर्फ 3-4 चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। कोई एंटीवायरल स्पेसिफिक हमारे पास नहीं है हाथ में। सबसे इम्पोर्टेंट है ऑक्सीजन, क्योंकि इसमें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है निमोनिया के वजह से और वो सपोर्ट करने की बहुत ज़रूरत है। ऑक्सीजन, एंटी इन्फ्लेमेटरी एजेंट्स यानी कि स्टेरॉइड्स। ऑक्सीजन को बढ़ाने के लिए एक इंटरवेंशन होता है जिसे हम कहते हैं प्रोन पोजीशन, जिसमें हम मरीज को कहते हैं पेट के बल लेटे जितना हो सके ताकि ऑक्सीजन बढ़े।
और लो मॉलिक्यूलर वेट हेपारिन जो हॉस्पिटलाइज पेशेंट्स में देते हैं ताकि आगे कोई क्लॉट फॉर्मेशन ना हो अंदर। ये 4 मेन चीजें हैं क्लिनिकल मैनेजमेंट की। इसमें ऑक्सीजन का जरूर बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, क्योंकि ऑक्सीजन अगर सही टाइम पे दे दिया तो ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम बॉडी का इम्यूनिटी और इन्फ्लेमेशन अपने आप कंट्रोल करके डिजीज को नॉर्मल पे ले आता है। तो कुछ टाइम के लिए ऑक्सीजन जरूर चाहिए। अब बात ये आती है कितना चाहिए, कब चाहिए, कितनी देर तक चाहिए और किस तरीके से देना होता है। तो इसके अलग अलग तरीके हैं। नॉर्मल ऑक्सीजन देने का तरीका है, हाई फ्लो ऑक्सीजन है, नॉन इन्वेजिव वेंटिलेटर है और वेंटिलेटर है। सबसे ज्यादा लोगों को चाहिए नॉर्मल ऑक्सीजन। तो क्योंकि ये वॉल्यूम इतना ज्यादा हो गया इस बार, इस महामारी का नंबर्स इतने ज्यादा हो गए कि इवन दो वहां पे सिर्फ 10% या 15% को ही ऑक्सीजन चाहिए, अल्टीमेटली वो नंबर भी बहुत ज्यादा है। शायद इतना एंटिसिपेट नहीं किया, इतने के लिए शायद हम लोग एकदम से तैयार नहीं थे। अब कोशिश तो कर ही रहे हैं सब लोग कि उस लेवल पे आए, बट ये सब चीजें पूरे कंट्री में हर जगह पे पहुंचनी पड़ेंगी। तो रैंप अप हो रहा है सिस्टम, ऑक्सीजन जरूर बहुत जरूरी है। हम ये भी डिस्कस कर सकते हैं कि आगे डॉक्टरों को, हेल्थ वर्कर्स को कैसे इसको अच्छे से यूज करना है, वेस्टेज नहीं करनी है। हाई फ्लो ऑक्सीजन तुरंत सबको नहीं लगाने की जरूरत है, वो बहुत ज्यादा ऑक्सीजन लेता है। आजकल हम ये भी एजुकेट करने की कोशिश कर रहे हैं हर पेशेंट को, अगर आपका 80, 85, 90 के बीच में सैचुरेशन है, एकदम से पैनिक ना करें। 90, 92 पहुंच गया, एकदम पैनिक ना करें, प्रोन पोजीशन करें। तो इस तरह की चीजें हम सिखाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि ऑक्सीजन वेस्ट ना हो और जबरदस्ती पब्लिक में पैनिक ना फैले कि एकदम से तुरंत ऑक्सीजन लगाने के लिए भागे। जी बिल्कुल। आपके इसी जवाब के साथ मैं डॉक्टर राणा का रुख करना चाहूंगी। डॉक्टर राणा, दिल्ली एम्स के निदेशक रणदीप गुलेरिया ने भी कल कहा कि जब भी कोई मरीज कोविड पॉजिटिव आता है तो उसके अंदर एक दहशत सी आ जाती है कि मुझे हो सकता है बाद में ऑक्सीजन की जरूरत पड़े, मुझे भर्ती होना पड़े। कई बार लोग बिना सीरियस कंडीशन हुए भी हॉस्पिटल्स का रुख कर लेते हैं। कई बार अपने घरों में सिलेंडर्स जो हैं ऑक्सीजन के वो मंगवा लेते हैं। हमने देखा इस मामले में लोग अपने घरों में जो तमाम अहम दवाइयां हैं उसके स्टॉक को करने लगते हैं। इससे दरअसल ये जो क्लिनिकल मैनेजमेंट है, कहीं ना कहीं आप ये मानते हैं कि उसमें उसे बड़ा धक्का लगता है, क्योंकि अस्पतालों में भीड़ पहुंच जाती है और जो वास्तविक मरीज हैं उनको इलाज नहीं मिल पाता, उनके लिए ऑक्सीजन सिलेंडर्स की कमी पड़ जाती है, उनके लिए दवाइयों की कमी पड़ जाती है। देखिए, मैं आपको बताऊं, ये जो हम लोग जिस ट्रीटमेंट की बात कर रहे हैं, पहले मैं बताऊं कि ये जितने ट्रीटमेंट है, जैसे ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन बड़ा एक सहज सा शब्द है, लगता है कि हम लोग तो रोज ऑक्सीजन लेते हैं। देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं उसमें 18-20% ऑक्सीजन होता है, और ये जो ऑक्सीजन की हम लोग चर्चा कर रहे हैं ये 100% ऑक्सीजन है। 100% ऑक्सीजन एक मेडिसिन है, एक दवाई है। ये फायदा एक पर्टिकुलर सेट में तो करेगा, जिसका मान लीजिए ऑक्सीजन सैचुरेशन बहुत कम हो रहा है तो उसको फायदा करेगा, लेकिन इसके अपने साइड इफेक्ट्स बहुत हैं। तो ये कि आपको अगर टेक्निकल नॉलेज नहीं है कि कब आपको ऑक्सीजन सपोर्ट लेना चाहिए, कितना लेना चाहिए, जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया हाई फ्लो नेजल कैनुला, तो ये जो खुद जो इलाज करने की परंपरा चल पड़ी है, कुछ सोशल मीडिया से, कुछ सर्च इंजन से, ये बड़ा घातक है। मैं बताऊं आपको, ऑक्सीजन इतने साइड इफेक्ट्स हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। देखिए, हम लोग जो सांस लेते हैं, मैं आपको बताऊं, हम लोग अगर, हालांकि बड़ा हार्डकोर साइंस है, दर्शकों को बताना चाहिए, नहीं मैं नहीं कह सकता हूं, हम लोगों को सांस जो हम लोग लेते हैं उसका जो ड्राइविंग फोर्स है वो है ब्लड के अंदर का कार्बन डाइऑक्साइड। अगर ब्लड में आप इमेजिन करिए कि मेरे ब्लड से अभी इमेजिन करिए कि टोटल कार्बन डाइऑक्साइड आप निकाल दीजिएगा तो मैं सांस नहीं लूंगा। सो ऑक्सीजन भी एक बहुत सीरियस मेडिसिन है, इसका एक रिजिड इंडिकेशन है और इसमें इसका भी साइड इफेक्ट्स है। उसी तरह से चलिए रेमडेसिविर की बात, रेमडेसिविर एक एंटीवायरल ड्रग है, एक बहुत नैरो स्पेक्ट्रम है, जैसे कुछ मरीज हैं जिनमें कि ये फायदा पहुंचाता है तो उनमें लिया जाए। जैसे स्टेरॉयड की बात आप करिए, स्टेरॉयड एंटी इंफ्लेमेटरी है, सांस लेने में मदद करता है, लेकिन स्टेरॉयड साथ साथ इम्यूनो सप्रेसेंट भी है, बॉडी की इम्यूनिटी को भी कम करता है। तो मैं जो कहना चाहता हूं वो ये कहना चाहता हूं कि कोरोना जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी के इलाज का जिम्मा अपने ऊपर ले लेना मुनासिब नहीं है सोशल मीडिया या सर्च इंजन से पढ़ के।
हर बड़े अस्पताल में राउंड दी क्लॉक, राम मनोहर लोहिया अस्पताल में राउंड दी क्लॉक हमारे डॉक्टर लोग ड्यूटी होते हैं, जिनका काम सिर्फ कोरोना के मरीज का इलाज करना है। जो भी आएंगे उनको देखेंगे, उनका जांच करेंगे, उनको जो दवा की जरूरत है, अगर मान लीजिए कि ऐसी जरूरत है कि दवा प्रिस्क्राइब कर दें, घर भेज देंगे। कुछ दिक्कत हो तो दोबारा आ जाइए, राउंड दी क्लॉक खुला है। जिसको हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत है उसको हॉस्पिटलाइज करेंगे, जिसको जिस तरह के ऑक्सीजन सपोर्ट की जरूरत है उस तरह का ऑक्सीजन सपोर्ट देंगे। तो देखिए, ये हार्ड कोर साइंटिस्ट एंड प्रोफेशनल्स हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी बिता दी है सिर्फ मेडिकल साइंस पढ़ते 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 पढ़ते। तो कोरोना एक बहुत भयानक बीमारी है, बड़ी जानलेवा बीमारी है। इसके इलाज का जिम्मा छोड़ दीजिए उन प्रोफेशनल्स पे जो बने ही इसी के लिए हैं, जो करते ही यही हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। अपने ऊपर नहीं लीजिए, वरना उस तरह के इलाज से, जो सेल्फ मेडिकेशन या सेल्फ ट्रीटमेंट से हो सकता है कि नुकसान ज्यादा हो जाए और फायदा कम हो जाए। तो पैनिक नहीं करना है। अस्पतालों में सुविधा है, डॉक्टर राउंड दी क्लॉक लगे हुए हैं। ऑक्सीजन की बड़े स्तर पर देखेंगे तो चलिए, बोला जा रहा है कि ऑक्सीजन की कमी है, लेकिन सरकार इतनी पुरजोर कोशिश कर रही है। जैसे मेरा अस्पताल बड़ा अस्पताल है, मुझे आज तक ऑक्सीजन की कमी का सामना नहीं करना पड़ रहा है। हमारा सप्लाई चेन बना हुआ है। प्लस मैं आपको बताऊं, सरकार बड़े बड़े अस्पतालों में ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट लगा रही है। जैसे मेरे अस्पताल में 1 हफ्ते के अंदर में सरकार एक ऑक्सीजन जनरेशन प्लांट हॉस्पिटल के अंदर ही लगा देगी, जो इसी वायुमंडल के अंदर के ऑक्सीजन को कंसंट्रेट करके ऑक्सीजन की कमी पूरी करेगा। तो सरकार जोर कोशिश कर रही है और सरकार पे भरोसा रखना होगा, चिकित्सकों पे भरोसा रखना होगा, अस्पताल पे भरोसा रखना होगा, पैनिक नहीं होना होगा। जैसा आपने कहा था जन भागीदारी, इसमें कोई शक नहीं है कि कोरोना जैसी भयानक और जानलेवा बीमारी के लिए जब तक हम लोग सब एक दूसरे का हाथ नहीं पकड़ लेते हैं, जब तक हम लोग सब एक दूसरे के सपोर्ट में नहीं खड़ा हो जाते हैं, तो ये बीमारी हमें हरा देगी। और अगर आप देखिए, 130 करोड़ लोगों वाला ये देश है, 130 करोड़ लोग अगर एक दूसरे के साथ खड़े हो जाएंगे तो कोरोना हारेगा नहीं, कोरोना हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। जी डॉक्टर राणा, काफी अहम जानकारी आपने दी, और जो सबसे अहम बात कि लोग ये मान लेते हैं कि ऑक्सीजन सिलेंडर घर पे रख लेने से हमारा इलाज हो जाएगा। तो जैसा कि डॉक्टर राणा ने कहा कि आप अपने डॉक्टर खुद ना बने, चिकित्सक के परामर्श पर ही कोई कदम उठाएं, और ऑक्सीजन दरअसल एक मेडिसिन है और उसका इस्तेमाल उसी रूप में किया जाना चाहिए। डॉक्टर अनंत, हम क्लिनिकल मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। इस समय जो पैनिक की सिचुएशन हम देख रहे हैं, हॉस्पिटल्स में तमाम मैसेजेस यहाँ से वहां फ्लो हो रहा है, कई बार अफवाहें भी हो रही हैं, लोग भ्रमित हैं। ये जो मैनेजमेंट, क्लिनिकल मैनेजमेंट इस वक्त जो थोड़ा सा गड़बड़ इसमें हम देख रहे हैं, दरअसल आप उसके पीछे फैक्टर्स को, किन फैक्टर्स को जिम्मेदार मान रहे हैं? देखिए, क्लिनिकल मैनेजमेंट में एक कमी हमारी ये है कि अभी हमारे पास इसके लिए कोई कंफर्म्ड, कोई पक्की दवा नहीं है। ये बात तो माननी पड़ेगी कि हमारे पास कोई यूनिवर्सली ऐसी कोई दवा नहीं है जिसे हम बोलें हाँ ये इसका इलाज है। एंटीवायरल इतना कोई क्लियर कट नहीं है। जो है हमारे पास, उसके लिए काफी अच्छे गाइडलाइंस बने हुए हैं कि किसको कब देना है। बहुत अच्छे क्लियर कट गाइडलाइंस हैं, माइल्ड डिजीज, मॉडरेट डिजीज, सीवियर डिजीज कैसे कैटेगराइज करें और किस तरह के डिजीज में क्या देना है। आई थिंक ये काफी क्लियर है और सब जगह इसको पब्लिसाइज रेगुलरली किया जा रहा है। मेरे हिसाब से हर डॉक्टर, हेल्थ केयर वर्कर को ये अच्छी तरह पता होना चाहिए और उनको उसको अच्छे से पालन करना चाहिए। केस टू केस वेरिएशन देखिए हमेशा होते हैं, जो कि आप उस हिसाब से कभी कभी अपने हिसाब से मैनेजमेंट करते हैं, बट मोटे तौर पे हमको गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए। जहाँ पे कुछ और गड़बड़ होती लगे तब हाँ उसको केस टू केस बेसिस पे हम हैंडल करें। जी बिल्कुल। डॉक्टर राणा, मैं आपसे समझना चाहूंगी कि ये जो संक्रमण की चेन है, दरअसल इसे तोड़ना बेहद जरूरी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने भी कहा कि हालात गंभीर है और इस चेन को तोड़ना बहुत जरूरी है। मैं चाहूंगी आप बताएं कि इस संक्रमण की इस चेन को ब्रेक करने के लिए सबसे कारगर हथियार हमारे पास क्या है, साथ ही मौजूदा वक्त में जब कोरोना से लड़ाई के लिए कोई कारगर दवाई हमारे पास नहीं है, वैक्सीन कितना बड़ा हथियार? देखिए, ये बहुत अहम सवाल आपने पूछा है, इसलिए कि ये चेन को तोड़ना पड़ेगा। या तो हम इस चेन को तोड़ दें और या तो ये बीमारी हमें तोड़ देगा। तो इस चेन को तो तोड़ना ही है। अब वो कैसे?
देखिए ना, नया नहीं कुछ हुआ है अभी, सिर्फ संख्या थोड़ा बढ़ गया है। पिछले 1 साल से याद करिए, पिछले मार्च अप्रैल की बात, कोरोना सबाब पे था उस समय भी, हम लोगों ने कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का बड़ा रिलीजियसली, बड़ा रिजिडली पालन किया था। सब लोग सख्ती से पालन करें। और हम लोग, आप अब 3 महीने पहले की अगर आप चर्चा करें तो लग रहा था कि जैसे कोरोना तो खत्म हो गया, अब तो कोरोना आएगा नहीं। तो एक जो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर है, मास्क लगा के रखना, और मास्क ढंग से लगा के रखना, मास्क गले में टांगा हुआ है, उस मास्क का कोई मतलब नहीं है। लगाया हुआ, उससे मुंह ढका हुआ है, नाक खुला है, उसका कोई मतलब नहीं है। नाक मुंह दोनों ढका हुआ है, लेकिन हर 5 मिनट में उसको नीचे उतार रहे हैं, उसका भी कोई फायदा नहीं। जी। तो मास्क को अच्छे से नाक मुंह दोनों को ढक के रखना है, और लंबे समय तक लगा के रखना। खास करके आप घर से बाहर निकलते हैं, मान लीजिए सब्जी खरीदने जा रहे हैं, मार्केट में जा रहे हैं, तो वो उस पूरे दौरान आपको मास्क लगा के रखना है। तो मास्क, सोशल डिस्टेंसिंग और हैंड सैनिटाइजेशन। हैंड सैनिटाइजेशन सुनने में बड़ा लगता है, लेकिन हैंड सैनिटाइजेशन का सारा मतलब होता है हाथ साफ रखना। तो ये तीनों से हम लोग कोरोना को बहुत ही निचले स्तर पर ले आए थे। फिर हम लोग ढीले पड़े हैं। देखिए, हम लोग सब, शादियां होनी शुरू हुई, पार्टियां होनी शुरू हुई। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि जिंदगी को हमेशा के लिए रोक दीजिए, ये नहीं करिए, लेकिन हम लोग कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर में बहुत ढीले हो गए थे। लोगों को तो हमने भी सुना, अरे यार कोरोना कुछ भी नहीं है, चलो ना अब ठीक है, कुछ नहीं होता। ये जो अप्रोच था, ये अप्रोच गलत है। तो कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हम लोग, ये आजमाया हुआ हथियार है। दूसरा, एक नया ब्रह्मास्त्र की तरह हमें मिल गया ये वैक्सीन। अब मैं आपको बताऊं, मैं 16 जनवरी को अपना पहला खुराक ले चुका, फिर उसके बाद मैं दूसरा डोज भी ले चुका। अब ये वैक्सीन के बारे में तरह तरह की भ्रांतियां, तरह तरह की बातें नहीं करनी है। ये दोनों हथियार हैं, दोनों को मिला दीजिए। कोरोना एप्रोप्रिएट बिहेवियर का सख्ती से पालन करिए, जैसे 1 साल करा, और जैसे ही मौका मिले, आपका नंबर आए, वैक्सीन लगवा लीजिए। मैं बताऊं, आप महफूज रहेंगे, और आप महफूज रहेंगे, आपका परिवार महफूज रहेगा। परिवार महफूज रहेगा, समाज महफूज रहेगा, समाज महफूज रहेगा, तो पूरा देश महफूज रहेगा। बिल्कुल डॉक्टर राणा, जो बातें आपने कही हैं, खासकर 2 बातें बेहद अहम, और लोगों को ये समझ लेने की जरूरत है कि महामारी के दौर में 2 बातें आपको गांठ बांध कर रखनी है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का हर हालत में आपको पालन करना है। इसके अलावा वैक्सीन, जो इस समय एक वरदान है, एक बड़ा हथियार है, ब्रह्मास्त्र की संज्ञा आपने दी डॉक्टर राणा। आपकी जब भी बारी आए, आपको वैक्सीन की दोनों खुराक जरूर लेनी है, तभी कोरोना संक्रमण के इस चेन को हम तोड़ पाएंगे। डॉक्टर अनंत, मैं आपका रुख करना चाहूंगी। नीति आयोग के जो सदस्य डॉक्टर वी के पॉल, उन्होंने कल ही कहा कि अब ऐसा समय आ गया है कि आपको घर पर भी मास्क लगा के रहना होगा। हम जानते हैं कि घर में अगर कोई संक्रमित है तो दूसरे व्यक्तियों को मास्क लगाना ही है, लेकिन क्या अब ये नौबत आ गई है कि घर पे भी हम अपनी आम दिनचर्या या फिर जो दिन भर हम मास्क लगा के रहें? क्या ये संभव है और ये कितना जरूरी है, मैं आपसे समझना चाहूंगी। देखिए, इसका रीजन मेरे ख्याल से ये है कि इस वक्त दिल्ली में पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई हो गई है। अब आप देखिए 30% प्लस पॉजिटिविटी रेट हो गई है। उसका मतलब आप जितने टेस्ट करें उनमें से 1/3 लोग पॉजिटिव आएंगे। ये भी बात सच है कि कई लोग ऐसे भी हैं जिनको टेस्ट में पॉजिटिव तो आ गया, लेकिन उनको कोई सिम्टम नहीं थे। इसका मतलब वो थोड़ा सा एक तरह से ज्यादा डेंजरस है, क्योंकि उनको खुद तो तकलीफ नहीं है, लेकिन वो दूसरों को इन्फेक्शन फैला सकते हैं। और ये इस बार हमने देखा है इस वेव में कि पूरे की पूरी फैमिली इन्फेक्ट हो गई। ट्रांसमिसिबिलिटी इस बार ज्यादा हाई थी। एक आदमी पिछले साल जितनों को इन्फेक्ट कर सकता था, इस बार उससे ज्यादा को कर रहा है। और कई बार इस बार हमने देखा कि एक फैमिली में एक को हुआ तो इनवेरिएबली बाकी सबको भी हुआ है। तो इसमें ये कॉन्सेप्ट थोड़ा है कि मान लीजिए फैमिली में एक किसी को हुआ, कम से कम वो दूसरों को तो ना फैलाए, कम से कम, क्योंकि हो सकता है वो दूसरा जो फैमिली मेंबर है वो भी एसिम्प्टोमेटिक हो सकता है उसको भी हो, वो तीसरे को फैला दे, तब उसको सिम्टम आए, तो ये एक और चेन बन जाती है। तो ये कॉन्सेप्ट, ये सोच रही है इस पर्टिकुलर मास्क, घर में मास्क पहनने की। हमको ये भी समझना चाहिए कि जरूरी नहीं है कि ये थिंकिंग और ये सोच हमेशा चलेगी। इस वक्त पॉजिटिविटी रेट बहुत हाई है, बहुत ज्यादा केसेस हैं, तो इसलिए हमें ये करना पड़ रहा है।
ये सब चीजें गाइडलाइंस देखिए टाइम टाइम पे रिवाइज होती रहती हैं, डाउन स्केल भी होंगी, अप स्केल भी होंगी जरूरत के हिसाब से। अभी जरूरत ऐसी है तो ऐसा एडवाइस दिया गया, तो ये एडवाइजरीज आती हैं गवर्नमेंट से टाइम टाइम पे। तो ये एडवाइजरी अभी दी है कि हम कोशिश करें चेन ब्रेक हो जाए, और अगर इससे चेन ब्रेक हो गई, पॉजिटिविटी रेट कम आ गई, तो आगे इसको डाउन स्केल भी कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल। डॉक्टर राणा, इससे पहले भी आपने जन भागीदारी की बात की थी, मैंने भी उसके इम्पोर्टेंस को लेकर एक भूमिका बनाई थी। सरकार ने फिलहाल कोविड-19 के प्रबंधन से संबंधित उसकी समस्याओं के समाधान के लिए 6 अधिकार प्राप्त समूह जो है वो बनाए हैं। ये कितने कारगर हैं, मैं आपसे समझना चाहूंगी इस तरह के जो समूह हैं, और इन समूहों के माध्यम से जनता को जोड़ने, उनकी भागीदारी, विभिन्न समूहों को जोड़ने की भागीदारी, उनकी भागीदारी को लेकर जो काम किया जा रहा है, जो रणनीति बनाई जा रही है, इसके साथ ही ये जो पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन है उसको कितना इंपॉर्टेंट मानते हैं आप? हमने देखा कि पोलियो उन्मूलन के दौरान भी किस तरीके से जनभागिता ने और पब्लिक अवेयरनेस कैंपेन ने अपनी भूमिका निभाई, और इसका कितना बड़ा फायदा सफलता के रूप में हमें देखने को मिला। देखिए, आप मुझे वो चीज दोहराने के लिए कह रही हैं जिसमें कि मैं बहुत ज्यादा विश्वास करता हूं। जैसा मैंने कहा था, हम 130 करोड़ लोग हैं। हम अगर 130 करोड़ मिल जाएंगे तो इस बीमारी को हम हरा के छोड़ेंगे। अब जन भागीदारी में देखिए, हम लोग जो चर्चा कर रहे हैं वही चर्चा कर रहे हैं कि आप अगर ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में 10 आप खरीद के रख रहे हैं तो वो ठीक नहीं है। एक तो कि आपका नुकसान हो सकता है अगर आप इस्तेमाल उसका इंडिस्क्रिमिनेट करिए तो। दूसरा, जिसको ज्यादा जरूरत है वो महरूम हो जाएगा। जैसे रेमडेसिविर का इंजेक्शन ले लीजिए, मिथाइल प्रेडनिसोलोन, मतलब दवाइयां हैं, अब उनको आप अपने घर में इकट्ठा कर लीजिए। दूसरा कोई उससे महफूज हो जाएगा जिसको उसकी ज्यादा जरूरत है। उसी तरह से जो ये हम सबके अंदर में ये चेतना जगानी है कि ये बीमारी जानलेवा है, इसको खत्म करो। और उसके लिए जैसे हम लोग कंटेनमेंट जोन से लेके और बड़े रेस्ट्रिक्शंस की बात हम लोग कर रहे हैं। कंटेनमेंट जोन ले लीजिए, रेस्ट्रिक्शंस ऑफ मूवमेंट्स कर लीजिए, मास्क लगाने की बात कर लीजिए। हम लोग इंतजार करते हैं कि हमें रोक करके पुलिस वाला बोलेगा चालान काटेंगे तो मास्क लगाओ। ये कितने पुलिस वाले हैं हमारे यहाँ। तो ये जन भागीदारी में ये है कि हम हर लोग हर चीज की अहमियत को, कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर हो गया तो वैक्सीन लगवाना अपने नंबर पे आने पर लगवाना हुआ तो, या जो मेडिसिन, ऑक्सीजन, ये सब की होर्डिंग शब्द शायद थोड़ा मतलब उसको एक इकट्ठा करना, तो ये सब चीजों को मतलब पुलिस आए और हमको रोके कि आप ये नहीं करिए, नहीं साहब, खुद अपने ऊपर इस रेस्ट्रिक्शन को लगाइए कि हम जो है इस बीमारी को जिसको भी है वो दूसरे को ना फैले। और दवाइयों की, ऑक्सीजन की, जिस चीज की भी जरूरत हो, अगर जिसको जरूरत होगा अगर उसको मिलता रहे तो मैं बताऊं आज भी शायद उतनी दिक्कत नहीं आएगी। थोड़ी तो दिक्कत आनी है, इतनी बड़ी महामारी है, इतना बड़ा हमारा देश है, 130 करोड़ हम लोग हैं, तो दिक्कत थोड़ी तो आएगी। लेकिन अगर सब मिल जाए, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों ऑक्सीजन सिलेंडर अपने घर में इकट्ठा कर रहा हूं, मुझे जरूरत नहीं है, मैं क्यों रेमडेसिविर की गोलियां अपने यहाँ इकट्ठा कर रहा हूं। तो ये जो जन भागीदारी है ये हर स्टेज पे करनी होगी। और इसमें बिल्कुल, ये समझदारी, जिन बातों का जिक्र आपने किया, और इस समझ का लोगों में होना बहुत जरूरी है। क्योंकि वक्त की अब कमी है डॉक्टर अनंत, मैं चाहूंगी क्लोजिंग रिमार्क के साथ हम अपने इस कार्यक्रम को समाप्त भी करेंगे। आम लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे, क्योंकि ये लड़ाई दरअसल किसी एक की नहीं, हम सबकी है। मैं तो यही बोलना चाहूंगा इस वक्त कि जैसे अभी बात हम कर रहे हैं कि सबको मिलके इसको टैकल करना है, सबको मिलके लड़ना है। बहुत बहुत बड़ा बीमारी है, वो नंबर्स बहुत ही ज्यादा है इस वक्त। हेल्थ केयर सिस्टम काफी हद तक सेमी कोलैप्स्ड की स्थिति में है। सब लोग बहुत ज्यादा प्रेशर में हैं इस वक्त, जनता भी, हेल्थ केयर वर्कर्स भी, एडमिनिस्ट्रेटर्स भी, सबको मिलके ही करना होगा। चाहे कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर की बात करें जो हम कम्युनिटी लेवल पे भी कर सकते हैं और इंडिविजुअल लेवल पे भी कर सकते हैं। एनफोर्समेंट भी करना होगा जो कि हम एक एनफोर्समेंट लेवल पे कर सकते हैं कि जो रूल्स बनाए जाए उसको पालन किया जाए। एक पर्सनल लेवल पे कर सकते हैं कि हम एक साथ कहीं गेट टुगेदर ना करें, एक साथ कहीं अभी मिलना जुलना थोड़े टाइम के लिए बंद करें। हेल्थ केयर के टाइम के लेवल पे कर सकते हैं कि मैनेजमेंट बिल्कुल ठीक तरीके से करें, गाइडलाइंस फॉलो करें, फिर रैशनल ट्रीटमेंट सबको ऐसे ना दें जो ना ज़रूरी हो।
ऑक्सीजन का कंजर्वेशन करें, जिसको नहीं जरूरी है जबरदस्ती में ना लगाएं। तो हर लेवल पे आई थिंक हमको मैनेजमेंट अगर हम ओवरऑल करेंगे तभी हम इसको जीत पाएंगे। बिल्कुल, अदरवाइज जैसा कि आपने कहा कि हर लेवल पे हमें चेक एंड बैलेंस जो है उसे रखना होगा। जैसा कि डॉक्टर राणा ने कहा कि जन सहभागिता एक बहुत ही इंपॉर्टेंट की फैक्टर है, एक टूल है। जब हम महामारी से लड़ने की बात करते हैं, लड़ाई सिर्फ सरकार की नहीं, स्वास्थ्य मंत्रालय की नहीं, या सिर्फ चिकित्सा कर्मियों की या अस्पतालों की नहीं, दरअसल हमारी है और आपकी है। हम सबको मिलके कोरोना महामारी की इस जंग को जीतना है। कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन हर हाल में हमें करना है, और ये सिर्फ किसी एक निश्चित अंतराल में नहीं, इसे हमें अपनी आदत का हिस्सा बनाना होगा। और वैक्सीनेशन की दोनों खुराक उसके समय पर जरूर लेनी होगी। आप दोनों खास मेहमानों का बहुत शुक्रिया। देश देशांतर में आज इतना ही। आप सभी स्वस्थ रहें, इसी कामना के साथ नमस्कार।